बहुत ही सीख देने वाली कहानी है, तो इसे आप सब जरूर सुने। इन 3 स्थानों पर बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आप सभी जरूर से जरूर बने रहें। 3 स्थान वो कौन कौन से हैं? हर माता पिता चाहता है कि उसकी बेटी अच्छे घर परिवार में जाए और सुखी जीवन व्यतीत करे। माँ बाप अपनी बेटी के लिए एक अच्छे घर वर की खोज करते हैं और सुखी संपन्न घर में बेटी का विवाह करके बहुत प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि चलो बेटी अच्छे घर चली गई, उसकी उच्च परिवार में शादी हो गई, हमारी सारी चिंताएं दूर हो गईं। बेटा की इतनी चिंता नहीं होती है क्योंकि बेटा तो जीवन भर अपने पास ही रहता है। लेकिन बेटी को संपन्न घर भेजने पर भी माँ बाप की चिंता कम नहीं होती। बेटी के ससुराल वालों की तरफ से तरह तरह की शिकायतें, बेटी के पिता को पिता की सारी उम्र बीत जाती है दान दहेज को पूरा करने के लिए, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए। लेकिन फिर भी बहुत से ससुराल वाले संतुष्ट नहीं रह पाते। बहुत से लोग तो ढेर सारा दहेज ले लेते हैं किंतु फिर भी वो संतुष्ट नहीं रहते। कभी कभी तो वो बेटी से भी हाथ धो बैठते हैं, या बेटियां क्या करती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं या फिर जला मार दी जाती हैं। तो ऐसे में एक बेटी का पिता का दर्द और बढ़ जाता है। पिता जो होता है बेटी का, वो कोर्ट के चक्कर लगाता है और उसके पास कोई इसके अलावा विकल्प होता ही नहीं है कि बेटी भी चली गई और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी उसकी, वो खुशियों के लिए दौड़ता रहा लेकिन बेटी मर गई तो उसके लिए दौड़ते दौड़ते उसके बाल भी सफ़ेद हो गए और उसकी शरीर पर झुर्रियाँ भी पड़ गईं। एक दिन सांसें थम जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कितना संघर्ष भरा है एक पिता का जीवन। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप एक बेटी के पिता हैं तो इस कहानी को जरूर सुनना। विधाता ने आपको बेटी दी है तो अपनी बेटी से ये अनुमान लगाएं कि दूसरे के जो लोग किसी की बेटी के साथ में बुरा करते हैं तो ये सोचें कि दूसरों के माता पिता का क्या हाल होता होगा। जो बेटी माँ बाप को आज मैं एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती हूँ जो आपके लिए और आपकी बेटी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो हो सकता है कि इस कहानी के माध्यम से आप जानें। और आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं कि बेटी का विवाह किन किन स्थानों पर करना चाहिए। तो किसी नगर में कृपा नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर 16 वर्षीय बेटी थी जिसका नाम था लज्जावती। कृपाराम अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार करता था। लज्जावती बहुत ही होशियार और होनहार लड़की थी। रोजाना वो पढ़ने जाती थी और जब घर लौटकर आती थी तो अपने पिता को वो खेत पर खाना, मतलब जहाँ वो काम करते थे वहाँ खाना पहुँचाने जाती थी। उसका पिता एक सेठ के यहाँ मजदूरी करता था तो लज्जावती जब भी खाना लेकर जाती तो सेठ उसे बहुत गौर से देखता था कि लड़की बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान, सुशील और संस्कारी लग रही है, तो क्यों ना इसे मैं अपने घर की बहू बना लूँ। मुझे अपने बेटे की शादी कहीं ना कहीं तो करनी ही है। और सेठ ही सोचता है कि और पता नहीं वो लड़की कैसी हो। कहते हैं कि घर की स्त्री अगर पढ़ी लिखी और संस्कारी है तो घर स्वर्ग बन जाता है, लेकिन अगर वो गलत विचारों वाली है तो वही घर नर्क बन जाता है। घर में अशांति और क्लेश हमेशा बना ही रहता है। सेठ सोचने लगा कि लज्जावती तो मेरी देखी हुई है, इससे अधिक अच्छे विचारों की बहू मेरे लिए नहीं मिल सकती। यही सोचकर एक दिन कृपाराम से कहा, भाई कृपाराम, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं तुम्हारी बेटी लज्जावती को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी सुशील कन्या मेरे घर में आ जाएगी तो मेरे घर की किस्मत चमक जाएगी, ऐसा सेठ ने बोला कृपाराम से। तो सेठ की बात सुनकर पहले तो कृपाराम को कुछ असर नहीं हुआ। वो सोचने लगा कि लगता है कि सेठ जी मुझसे मजाक कर रहे हैं। पर जब उसने देखा कि वास्तव में सेठ मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कृपाराम बोला, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बन जाएगी तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा और मेरा कोई मेल है? आप एक धनी सेठ हैं और मैं कहाँ आपका नौकर, तो हमारे तुम्हारे बीच में समानता है। जैसा कि विद्वान लोग कहते हैं कि मित्रता और विवाह संबंधों में ही शोभा देता है, बड़े छोटों के बीच में संबंध ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता। और मेरी तो ऐसी भी हैसियत नहीं
कि मैं आपके बाराती का स्वागत तक कर सकूं। पर सेठ नहीं माना और कहा तुम्हारी बेटी हमारे घर की ही बहू बनेगी। इतना कहकर सेठ अपने घर पहुंचा और अपनी सेठानी और बेटे से परामर्श लिया। कृपाराम की बेटी की बात सुनकर सेठानी और उसका बेटा एकदम से उछल पड़े और बोले कि आपकी बुद्धि तो नहीं फिर गई है, आप सठिया तो नहीं गए हैं। उस गरीब मजदूर और हमारा क्या मेल है? वो मजदूर भला हमारे लिए क्या दे सकता है? तब सेठ बोलता है, सेठानी वो अपने रतन जैसी कन्या हमें देगा और वो भी संस्कारी और सुशील है। इससे ज़्यादा तुम्हें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? कन्या धन से बड़ा कोई धन नहीं होता। तुम चाहे करोड़ों की दौलत छोड़कर रख लो, यदि बहू कुलटा और कुलनाशिनी इसी तरह अगर वो कल घर को नरक बन जाता है और अगर बहू लक्ष्मी आ जाए तो वो दौलत कितने दिन पड़ सकती है। तो सुलक्षणा होगी तो कंगाल परिवार भी संपन्न हो जाता है। सेठानी के बार बार मना करने पर भी सेठ नहीं माना और उसने अपनी बेटे की शादी जबरदस्ती कृपाराम की बेटी से कर दिया। तो कृपाराम सेठ के घर में अपनी बेटी को जाकर बड़ा खुश था विवाह कर परंतु एक मजदूर की बेटी बहू बनकर सेठ के घर में आ गई और उसके बेटे को सही नहीं लगी। वो उसे दिन रात प्रताड़ित करने लगे, परंतु सेठ के डर से वो चुप हो जाते थे। उन्होंने उसे घर से निकालने का बहुत प्रयास किया, परंतु सेठ के रहते उसकी मंशा कभी सफल नहीं हुई थी। धीरे धीरे इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। लज्जावती सेठानी को फूटी आंख नहीं सोती थी। सेठानी मौका ढूंढती थी कब इसे अपने घर से बाहर करें। संयोग से एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई। संयोग से सेठ के मरने के बाद सेठानी और उसके बेटे ने एक योजना बनाई, क्यों ना बहू को जहर देकर मार दिया जाए और सेठानी अपने बेटे का विवाह किसी धनी परिवार से कर लेगी। उन दोनों ने युवती को मारने का निश्चय कर लिया। अब तो सेठानी लज्जावती से मीठी मीठी बातें करने लगी कि उसके घर वालों को ये आभास न हो कि सेठानी ने अपने बेटे के साथ मिलकर लज्जावती को मार दिया है। एक दिन सेठानी बोली लज्जावती से, आज तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना कर लाती हूँ और तुम्हें खिलाती हूँ। तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? अपने मनपसंद का मुझे बता दो। तो लज्जावती ने बता दिया। तो लज्जावती ने उसकी सास ने भोजन बनाया और क्या क्या उसमें जहर मिला दिया। बेचारी लज्जावती जानती ही नहीं थी कि सास के इस प्यार भरे खाने में कोई चीज़ यानी कि दूसरी चीज़ यानी कि जहर छुपा हुआ है। सास के द्वारा बनाए गए भोजन को खाकर लज्जावती सो गई और वो बेचारी सदा सदा के लिए सो चुकी थी। जब ये बात कृपाराम को पता चली तो वो समझ गया कि उसकी बेटी ने जहर नहीं खाया बल्कि उसे जहर देकर मारा गया है। वो सेठानी और बेटे की मनसा को पहले से ही जानता था। पहले भी उनका व्यवहार बेटी के प्रति अच्छा नहीं था। उनकी वजह से शांत वो रहता था, लेकिन बेचारा कृपाराम पुलिस के पास गया और बेटी की हत्या की बात कही। पुलिस से सांठ-गांठ कर रखी थी सेठानी और उसके बेटे ने, इसलिए पुलिस ने आत्महत्या का केस बनाया ही नहीं। पिता ने बहुत दौड़ भाग करी लेकिन बेटी के हत्यारे को सजा नहीं दिला सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। वो अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला सका और पुलिस ने क्या किया कि आत्महत्या का केस दर्ज कर लिया और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो लड़ाई लड़ सके। मजबूर होकर घर बैठ गया। उसकी बेटी के हत्यारे आज भी खुले घूम रहे थे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर कृपाराम उस सेठ के घर में अपनी बेटी की शादी न करता तो शायद ऐसा ना होता, उसे ये दिन ना देखना पड़ता। किसी ने सच ही कहा है कि इन 3 स्थानों पर बेटी का विवाह भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जहाँ दोनों पक्षों के बीच भारी असमानता हो, कन्या का पिता बहुत निर्धन हो, लड़के वाले अच्छे हों, धनी हों, दोनों के बीच यदि बराबरी ना हो तो ज़्यादा ऊंच नीच भी ना हो, विवाह संबंध और मित्रता हमेशा बराबर वालों में ही शोभा देती है। नंबर 2, जो धन के अत्यंत लोभी हों, पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हों, पैसों के लिए वे अपना मान सम्मान भी बेचने को तैयार हों, ऐसे लोगों में बेटी का विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लोभी लोग होते हैं वही दहेज देकर दहेज न मिलने के कारण वो ऐसे लोगों को मार डालते हैं, मतलब बेटियों को बहुत प्रताड़ित करते हैं। तो ऐसी जगह बेटियों का विवाह नहीं करना चाहिए। अब नंबर 3 क्या है कि जो परिवार संस्कारों से रहित हो, जो वेदों से, गीता, श्रीमद् भागवत गीता से, रामायण से पूजा पाठ न करता हो, मांस मदिरा खाने पीने वाला हो, जिनके घर में मान सम्मान न हो, बेटी को बहू नहीं नौकरानी समझा जाता हो, ऐसे घर में बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए।
तो जैसे अगर बेटी का आपको विवाह करना है, माँ बाप बहुत सारा पता लगाते हैं, लेकिन जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि हम आपकी अपनी बेटी को अपनी बेटी समझेंगे, लेकिन शादी के बाद क्या होता है कि बेटी को प्रताड़ित किया जाता है। अगर किसी गरीब घर की लड़की आई है बड़े घर में, तो फिर उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बराबरी वालों में ही रिश्ता करना चाहिए, ताकि बेटी को सुनना न पड़े। बेटी अगर सर्वगुण संपन्न है, वो पढ़ी लिखी है, अगर उस संस्कारी है, ऐसी सब बहुएं तो बहुत चाहते हैं कि हमारे घर ऐसी बहू आए, लेकिन उसके साथ में कितना दान दहेज भी तो मांगते हैं। तो या तो फिर संस्कारी बेटी ही ले लो, या फिर बहुत सारा दान दहेज ही ले लो। तो यही कहानी हमें सिखाती है कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम बेटी के माँ बाप हैं, तो बेटी हमारी सुखी से रहे, उसको कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, तो रिश्ता अपने बराबरी वालों से ही करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप सभी को बहुत ज़्यादा सीख मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर करें, और आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं कि इस कहानी के बारे में आप सभी की क्या राय है। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, और प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।